हुआ शुरू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो लास्ट सेशन में, दैट इज ऑन सैटरडे, हमने क्या देखा था? कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, हाँ या ना? तो उसी को हम रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। पहली बात तो, जब हम कंपनीज एक्ट में कंपनीज वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं, कंपनी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यस और नो गाइस? बट इससे हमें कंपनी क्या होती है ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने कंपनी के देखे थे फीचर्स। तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन, सी इज फॉर कॉमन सील, एल इज फॉर, ए इज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, एस फॉर शेयर कैपिटल एंड एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? वेरी गुड, मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो भी क्या ही बात है। क्या दो डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं? अच्छा, मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। इसको क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेस। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस और सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस? सो डज इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ? क्या कानून ने इसको बनाया है? और अगर कानून ने बनाया है, क्या कानून ही क्या इसको मिटा सकती है? तो बस मुझे ऐसा लगता है आपके फीचर्स तो एकदम पक्के हो गए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, वर्चुअल किड्स आर यू देयर? गुड मॉर्निंग वर्चुअल किड्स, जय श्री राम। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वर्चुअल किड्स की क्या हालचाल है। हाँ, यस, देयर। चलो कंटिन्यू करते। यस, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए? वी आर गोइंग टू लुक इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट हेडिंग्स। जैसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के हिसाब से कंपनीज के दो टाइप्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक। फिर हम प्राइवेट पब्लिक को समझेंगे, फिर उसमें ही हम लोग देखेंगे प्राइवेट कंपनी में देयर इज ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल है, ऐसे बहुत सारे हेडिंग्स है जिसके फिर अपने अपने बच्चे हैं। वो सारी चीजों को हम कवर अप करते जाएंगे तो हमारी डेफिनेशंस भी होती जाएगी और क्लासिफिकेशन भी होते जाएगा। क्योंकि चैप्टर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिलिमिनरी इज ओनली ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, commencement and applicability of the act, and section 2 is all about definitions। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन से क्या होता है ना, एक लिंकिंग लगती है और डेफिनेशंस भी हमारी काफी सारी हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। आप लोगों के पास आज नोटबुक्स है अपनी, तो आप लोग क्या करो ना, आप नोटबुक के डबल शीट ऑफ पेपर पे आ जाइए। डबल शीट, आई डोंट वांट अ सिंगल पेज, आई वांट अ डबल शीट। वर्चुअल किड्स कम ऑन, जल्दी जल्दी आ जाइए। टेल योर फ्रेंड्स दैट आई एम लाइव एंड प्लीज टेल देम टू टेक द क्लासेस फास्ट। तो आप लोग अपने बुक्स के डबल शीट ऑफ पेपर पे आ जाइए और हेडिंग दीजिए वहां पे, टाइप्स ऑफ कंपनीज। सेंटर ऑफ द 2 पेजेस यू कैन गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज।
ठीक है। और इसी टाइप में सबसे पहला सब हेडिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. You all can write down with me. On the basis of membership. On the basis of membership, companies are divided into two types. एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरा क्या है, पब्लिक कंपनी. एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरा जो है वो है पब्लिक कंपनी. आज हम लोग प्राइवेट पब्लिक दोनों करने वाले हैं. सारे के सारे डेफिनेशंस सेक्शन नंबर 2 में है. ठीक है. प्राइवेट कंपनी इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 एंड पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. लर्न करना है आप लोगों ने. 68 इज प्राइवेट कंपनी एंड 71 इज पब्लिक कंपनी. तो बहुत सारे शब्दों को डिफाइन किया है. ओके, सेक्शन नंबर 2 में सारे डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में ही है. उसमें से 68th डेफिनेशन जो है इज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. इसको हम पढ़ते हैं एज सेक्शन 2 क्लॉज 68. सेक्शन 2 क्लॉज 68. ओके, तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71. देखो पहले हम पब्लिक कंपनी देखते हैं. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कुछ ऐसी है. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहती है अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. क्या बात है ना. तो बेसिकली पब्लिक कंपनी क्या है ये जानने के लिए प्राइवेट कंपनी क्या है ये जानना जरूरी है. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? वेरी गुड, विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी. है ना, बहुत भारी बेटा, बहुत आगे जाओगे. तो प्राइवेट कंपनी को हमने बहुत शिद्दत से डिफाइन किया है और हमने कुछ कैटेगरीज दी है कि ये टिक 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 अगर होता है तो ही आपकी कंपनी को माना जाएगा एज अ प्राइवेट कंपनी. इफ नॉट अ प्राइवेट कंपनी देन ऑटोमेटिकली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. तो इन शॉर्ट दोनों डेफिनेशंस में पहले जो जानने वाली डेफिनेशन है दैट इज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. सो लेट्स चेक इट आउट. व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी देखते हैं. चलो, मुझे ज्यादा स्पेस लगेगी यार लिखने के लिए. ओके, सो व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? कब माना जाएगा आपकी कंपनी जो है इज अ प्राइवेट कंपनी? सुनो मेरी बात. सबसे पहली बात तो प्राइवेट कंपनी में देर इज अ लिमिटेशन. लिमिटेशन ऑन व्हाट? ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. सो सबसे पहला जो क्लॉज है प्राइवेट कंपनी के लिए वो एल है. मेमोरी टेक्निक में LRP है. एल कहता है दैट देर इज अ लिमिटेशन. लिमिटेशन ऑन व्हाट? Yes, limitation on the number of members. और वो भी ये लिमिटेशन कितने पे है? इट इज अप टू 200. तो 200 से ज्यादा मेंबर्स आपकी प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते. द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200. बट ये 200 की गिनती इतनी सिंपल नहीं है. ठीक है, सुन रहे हो क्या आप लोग? 200 की गिनती में लॉ मेकर कहते हैं जॉइंट होल्डर्स.
विल बी कंसिडर्ड एज वन. तो से फॉर एग्जाम्पल स्वप्निल सर ने और मैंने से 5,000 शेयर्स इंफोसिस में खरीदे हैं इन जॉइंट नेम्स. जब आप इंफोसिस के नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते हो, नंबर ऑफ मेंबर्स हमको 2 माना जाएगा या 1 माना जाएगा? 1 माना जाएगा. वाई? बिकॉज जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन. तो पहली बात तो 200 के नंबर में हम जॉइंट होल्डर्स को कंसिडर करेंगे एज वन. सो जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन. ठीक है, जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन. वैसे तो इंफोसिस को फर्क नहीं पड़ता है 1 है, 1000 है या 10,000 है या 10 लाख है, क्योंकि इट्स अ पब्लिक कंपनी. बट वही अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती उसको फर्क पड़ता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन. सेकेंड पॉइंट कहता है एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड. एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड. स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर सकती हो क्या मैं? एम्प्लॉय मेंबर्स और उसके साथ साथ है एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स. ये दोनों भी लोग आर नॉट काउंटेड. दे आर नॉट काउंटेड. तो ये जो लिमिटेशन है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स 200, उसमें जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन एंड एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने ना पिछले सेशन में एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको. ऐसे एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट पूछती है, पता नहीं मैंने यहां पे लिखा है या नहीं लिखा है. ये देखो ये वाला एग्जाम्पल. इंस्टीट्यूट ऐसे 1-1, 2-2 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछती है. भले ही डेफिनेशन आप लोगों ने करी होगी बीकॉम लेवल पे या फाउंडेशन लेवल पे, बट सेम कॉन्सेप्ट का डिफिकल्टी लेवल जो है इंटर में नेक्स्ट है. तो ये माइन्यूट चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि 1-1 मार्क का एमसीक्यू भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इवेंचुअली 30 मार्क्स के एमसीक्यूज विदाउट नेगेटिव मार्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. ठीक है. सेकेंड क्लॉज जो है प्राइवेट कंपनी के लिए आर है. आर किस बारे में बात कर रहा है? बोलो ना आप लोग. रिस्ट्रिक्शन. व्हाट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. सो आर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. सुनो ना, मेरे को एक क्वेश्चन आपको पूछना है. यहां पे क्या लिखा है? प्रोहिबिशन लिखा है या रेस्ट्रिक्शन लिखा है? रेस्ट्रिक्शन मतलब प्राइवेट कंपनी में भी शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड है, कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहती हूं. मेरी पूरी प्रॉमिस है आपको कि जब मैं लॉ पढ़ाने वाली हूं, इट्स गोइंग टू बी टॉट टू यू ऑल इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर. जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतने सर और मैं आपको देने वाले हैं. सो यू नीड नॉट वरी इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ठीक है. आप लोगों ने एक कंपनी के बारे में सुना ही होगा जिसका नाम है फ्लिपकार्ट. सुना है आपने? 2 दोस्तों ने, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल ने मिलकर इस कंपनी को किया था इनकॉर्पोरेट. एंड दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी. इट्स अ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन इंडिया. फ्लिपकार्ट. ये देखो फ्लिपकार्ट विकिपीडिया जब मैं ओपन करती हूँ, ये देखो यहां पे कहीं लिखा हो, ये देखो फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है आपको?
फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट, सो इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक छोटी सी स्टोरी है, ये आप सिर्फ सुन लो, 2 मिनट का छोटा सा वीडियो है, फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? एक ही मिनट। रिटेल व्यापार को इंटरनेट देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्त I'm playing it now. आज की कहानी है देश के 2 युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में। पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया। करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफ़ी संभावनाएं हैं। जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया। इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे। 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसेल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। ये देखो ना, इनिशियली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब 2 ही लोग थे, 50% स्टेक सचिन बंसल एंड 50% स्टेक बिन्नी बंसल। बट देखो 2009 में कोई इन्वेस्टर आया, 2010 में भी टाइगर ग्लोबल और एक इन्वेस्टर आया। तो अब इन्वेस्टर आने की स्पेस कहाँ है? हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, उन्होंने ही तो अपना स्टेक जो है इन लोगों को बेचा है और इन्होंने कंपनी में ली है एंट्री और उन लोगों ने उतने शेयर्स की ली है एग्जिट। इनफैक्ट आज जब आप करंट होल्डिंग देखते हो फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की, सचिन बंसल डज नॉट इवन होल्ड अ सिंगल शेयर इन फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। मतलब सचिन बंसल ने क्या अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं? अरे किए या नहीं? बट उनके शेयर्स जो ट्रांसफर हुए वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हुए। आपके पास या मेरे पास है क्या? मेरे पास तो नहीं है फ्लिपकार्ट के शेयर्स। क्या आप लोगों के पास है? घर वालों के पास है? वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? पॉसिबल नहीं है until and unless सचिन एंड बिन्नी बंसल आर योर गुड फ्रेंड्स एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन योर हाउस। तो हम तो गरीब है भाई, तो ना ही सचिन और बिन्नी बंसल से हमारी पहचान है, तो हमारे पास तो फ्लिपकार्ट के शेयर्स नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो इवन यू हैव द शेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली शेयर्स इन्होंने बेचे हैं, बट मार्केट में जैसे इजीली हम रिलायंस के, इन्फोसिस के, टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद सकते हैं, वैसे फ्लिपकार्ट के शेयर्स हम नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि इनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर्स ट्रांसफरेबल है बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। शेयर्स ट्रांसफरेबल है बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे जा सकते हैं, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, बट ये जो हम बेच रहे हैं
ये शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी फ्री नहीं है. देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड टू द सेम. 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई. इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है. फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स. आज का अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखते हो लाइव, ये देखो, आपको इस बारे में भी पता होगा, वॉलमार्ट ने मेजॉरिटी स्टेक फ्लिपकार्ट में लिया है. हाँ, सुना है आप लोगों ने. देखो, आज अगर आप देखते हो, आज वॉलमार्ट ने 77% स्टेक जो है वो फ्लिपकार्ट में लिया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, के अलावा भी ये देखो, आप अगर देखोगे इसमें 12 अदर्स उन्होंने दिया नहीं है, बट इसमें वो टाइगर ग्लोबल और वो सब आ जाता है. फिर स्टार्टअप ग्रोथ, मर्जर, एक्विजिशन, बिग बिलियन, वॉलमार्ट इन्वेस्टमेंट, अदर वेंचर्स, बिजनेस, स्टेक, रेवेन्यू एंड फंडिंग. देखो, बिन्नी बंसल ऑल्सो सोल्ड हिज स्टेक इन फ्लिपकार्ट इन जुलाई फंडिंग राउंड. मुझे बताओ, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? मतलब क्या सचिन और बिन्नी बंसल अपना स्टेक बेच सकते हैं? कि ट्रांसफरेबिलिटी हो ही नहीं सकती है? हो सकती है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के बाद. यहां पे अगर आप देखोगे भी 2021 में भी दिसंबर में बिन्नी बंसल ने अपना कुछ स्टेक बेचा था. बिन्नी बंसल के पास हार्डली कुछ 2% स्टेक ही है अभी कंपनी में. सचिन बंसल के पास तो कुछ भी नहीं है. मतलब जहां कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी विद 50% स्टेक, आज सचिन के पास कुछ नहीं है और बिन्नी का भी हार्डली 2% का स्टेक है. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. तो ऐसे करके एल हो गया, लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. आर हो गया, आर क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. और थर्ड पॉइंट है पी, जो कहता है देयर इज अ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. प्राइवेट कंपनी का कभी भी आईपीओ पब्लिक इशू नहीं हो सकता है. सुना है फ्लिपकार्ट का पब्लिक इशू हुआ है. स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ कभी मार्केट में आया है? ऐसा सुना है आपने? आ ही नहीं सकता है. एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड का, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मेक अ पब्लिक इशू, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है. देखो, प्रोहिबिटेड, ये शब्द देखो जो लिखे गए हैं लॉ मेकर्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द. यहां पे लिखा है प्रोहिबिशन. हाँ, प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना म्हणजे काय? प्रोहिबिट करना मतलब क्या? बैन करना, फॉरबिड करना. फॉरबिड मतलब यू आर टोटली डिसअलाउड टू व्हाट? प्रोहिबिटेड और मेकिंग, yes, an invitation to the public, an invitation to the public. In short, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती. प्रोहिबिशन है, बैन है, बैन, फॉरबिडन है, ये पॉसिबल ही नहीं है. चलो, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल तो थी, बट विद टर्म्स एंड कंडीशंस. देखो, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन दोनों शब्द सेम है या अलग अलग है? जमीन आसमान का डिफरेंस है. कल जाके आपने लिख दिया प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग अ पब्लिक इशू, 0 मार्क्स, 0. एग्जामिनर पेपर फाड़ देता आपका. हाँ, क्योंकि इतना बेसिक अगर आपको नहीं आता, यू आर नॉट वर्थ इवन एंटरिंग सीए इंटर.
एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. ये LRP इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है. L की जगह पे L ही होगा, R की जगह पे R ही होगा और P की जगह पे P ही होगा. L is for limitation on the number of members. R is for restriction on the transferability of shares and P is for prohibition on making an invitation to the public. Yes or no guys? और जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी कैसी है? पब्लिक है. अच्छा, बट ये 200 की गिनती में जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड. हाँ या ना? तो अब अगर मैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में जाती हूं, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? सबसे पहला पॉइंट तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. सो पब्लिक कंपनी के वहां पे इट इज फर्स्ट पॉइंट, इट इज not a private company. It is not a private company. और एक पॉइंट आप लिख लो, even a private company which is a subsidiary of a public company is considered as a public company. इतना आप लिख लो. जब हम होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी करेंगे ना, तब हम आपको और डिटेल में इस बारे में बताएंगे. तो आप सिर्फ लिखो पॉइंट नंबर 2, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of a public company, which is a subsidiary of a public company. इतना आप सिर्फ लिख लो. चर्चा इसके बारे में हम बाद में करेंगे जब हम होल्डिंग और सब्सिडरी करेंगे. तो पब्लिक कंपनी के आप लोग मेरे को कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो क्या? वेरी गुड. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड, वेरी गुड. और अच्छा, इंफोसिस लिमिटेड, अडानी, वेरी गुड. MRF टायर्स लिमिटेड, वेरी गुड. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? बोलो ना, पब्लिक कंपनीज. हाँ या ना? तो इंडिया में तो बहुत सारी पब्लिक कंपनीज है जिनके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, है ना? नाम में जहाँ जहाँ लिमिटेड है वो कंपनी को कहते हैं पब्लिक कंपनी, और जहाँ पे भी नाम में लिखा है प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो. जहाँ पे आपने हेडिंग दिया है ना और सेक्शन नंबर लिखा है तो आपको याद रहेगा. एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी का आप लिख सकते हो फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट. और एसपीसी भी लिख सकते हो आप. एसपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी. और पब्लिक कंपनी में तो आप लोगों ने ही मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए. आप कुछ भी लिख सकते हो. रिलायंस लिख सकते हो, अडानी लिख सकते हो, इन्फोसिस लिख सकते हो, TCS लिख सकते हो, टाटा मोटर्स लिख सकते हो, MRF लिख सकते हो. तो बताओ प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68. और पब्लिक कंपनी को
सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है. कौन से? एल आर पी. एल क्या कहता है? लिमिटेशन. लिमिटेशन ऑन व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200. आर इज फॉर restriction on the transferability of share, and P is for prohibition on making an invitation to the public. इसमें और एक छोटी सी चीज है, आप देखोगे रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स लिखा है. रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. डिबेंचर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली. डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर होल्डर्स. क्रेडिटर्स. डिबेंचर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड. बट ये जो प्रोहिबिशन है ना ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, दैट इज फॉर इट्स सिक्योरिटीज. प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर इट्स सिक्योरिटीज. फॉर इट्स सिक्योरिटीज. यहां पर शेयर्स है और यहां पर सिक्योरिटीज है. तो प्राइवेट कंपनी का शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स किसी का भी आईपीओ नहीं आ सकता. ठीक है. बट ट्रांसफरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, डिबेंचर्स तो ट्रांसफर किए जा ही सकते हैं, शेयर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. अब देखो, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है. मतलब पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल और पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है ना, बराबर ना, वही लिखा है ना. तो मतलब अगर आप प्राइवेट नहीं हो आप पब्लिक हो. इन शॉर्ट कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, बराबर कि 200 पे लिमिटेशन है. रिलायंस जैसी कंपनी को ही देख लो, करोड़ों मेंबर्स है. उसके साथ साथ पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल और पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे. टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. कल हम लोग करने वाले हैं ओपीसी और स्मॉल कंपनी, जो इंस्टीट्यूट के 2 फेवरेट सेक्शंस हैं. ओपीसी भी फेवरेट है, 1% भी है, और एक फेवरेट है सेक्शन 8, वो भी होगा हमारा. यस, दैट इज अबाउट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी. तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद. कल मिलते हैं विथ अ न्यू टॉपिक, स्मॉल कंपनी एंड अ 1-person कंपनी. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू टुमारो. आई होप यू ऑल हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. नाइस. अभी क्या है? टैक्स है. अच्छा, ये बच्चा पूछ रहा है शेयर्स और सिक्योरिटीज में क्या डिफरेंस है. ओके. शेयर, अ सिंगल शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल. बट जब मैं सिक्योरिटीज की बात कर रही हूं, एक ही मिनट रहने दें. हाँ हेमंत, स्ट्रीमिंग. सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स सब कुछ कवर्ड होता है. सो सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर वर्ड. ओके. जिसमें हमारे शेयर्स तो है ही, डिबेंचर्स भी है, शेयर्स भी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सब कुछ कवर होता है इन द वर्ड सिक्योरिटीज. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय. और किसी को कुछ डाउट, शक, सवाल? हाँ बोलो. अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ लॉजिक. एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स को क्यों काउंट नहीं किया जाता है? देखो, यूजुअली एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं थ्रू ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. तो जब ईसॉप दिया जाता है ना, ईसॉप के पीछे देयर इज अनदर रीजन. हम चाहते हैं एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए दूसरी जगह पे, फॉरेन कंपनीज में या दूसरी इंडियन कंपनीज में ना जाए. उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने और कंपनीज ने एक स्कीम लाई थी, ईसॉप,
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके द्वारा हम एम्प्लॉयज को कह रहे थे 3 साल या 5 साल आप अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टिकते हो, वी विल इशू यू द शेयर्स मे बी एट फेस वैल्यू और एट अ वेरी लेस प्राइस। हाँ, और आप इमीडिएटली भी बेच दो ना, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, वैसा टाइप का स्कीम। तो आप समझो ये जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज को, उसके पीछे फंड्स रेज करने का हमारा एजेंडा नहीं है। ओके, द एजेंडा, दैट्स द पर्पस इज टोटली डिफरेंट, and because it's totally different is to retain the employees in the organization. It cannot be categorized under the normal scheme. It's a total different scheme altogether, इसलिए हमने उसको exclude किया है। तो जो एम्प्लॉय है उसने अगर शेयर्स लिए बिकॉज ऑफ दिस ESOP, उसको तो हम काउंट नहीं करें इन द गिनती ऑफ 200। इवन एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, आप देखो एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स ये शब्द किसके पास है, एम्प्लॉय के पास के मेंबर के पास? एक्स समझता ना, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। वैसे एक्स एम्प्लॉय मतलब पहले कभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय था, आज वो एम्प्लॉय नहीं है, बट ही इज स्टिल अ मेंबर। मतलब जब ये बंदा एम्प्लॉय था ना, ESOP के द्वारा उसको शेयर्स मिले थे, आज वो एम्प्लॉय नहीं है, बट ही हैज कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए वर्ड आया एक्स एम्प्लॉय बट अ मेंबर, एक्स एम्प्लॉय मेंबर। आज भले ही वो एम्प्लॉय नहीं है, बट जब उसको शेयर्स दिए थे, क्या ESOP के स्कीम में ही दिए थे? तो रीजन तो चेंज नहीं हुआ है, भले ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गया है, बट शेयर्स तो तभी मिले थे ना जब ये बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय था, इसलिए उसको भी हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, आपका डायरेक्ट एंट्री है क्या? फाउंडेशन ही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने ये बताया था फाउंडेशन में, इसलिए हमने रिपीट नहीं किया, क्योंकि फिर सब कुछ रिपीट करेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाता है। बट ठीक है, अगर किसी को भी नहीं कुछ पता है, जैसे इस बच्चे ने पूछा है, इन्होंने पूछा, आप मेरे को रोक के पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। आई विल नेवर शाउट और आई विल नेवर इंसल्ट यू और वट एवर। ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। आपका भी कुछ डाउट था? वो लिस्टेड अनलिस्टेड आने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। हाँ तब पूछना, डरो मत। ठीक है, ओके चलो। So that would be all for today. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. If you don't have a separate notebook for law, please get a notebook. ठीक है, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारा कंटेंट हम लोग लिखने वाले हैं, आपकी एक बुक पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय।